Hello friends, how are you all? I'm Valli and today I'm going to discuss a very important topic which is research aptitude. तो ये आपके 6th यूनिट होती है हमारे नेट के सिलेबस में. So today I'm going to start your research aptitude. So आज हमारी फर्स्ट क्लास है रिसर्च एप्टीट्यूड की. So स्टार्ट करते हैं. फिर फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च. तो जो हमारा इंट्रोडक्शन है रिसर्च का उसके अंदर हम पर्पज ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे. स्कोप का क्या रिसर्च है हमारी, हमारे जो जो हम पढ़ते हैं उसमें हम रिसर्च का क्या स्कोप है, क्या उसके लिमिटेशंस हैं, क्या मीनिंग है, क्या स्टेप्स हमारे साइंटिफिक मेथड के जो कि हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड में इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट आता है आपका रिसर्च. रिसर्च कहते किसको है? रिसर्च इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. एक मिनट, जस्ट वेट. रिसर्च आपकी क्या कहलाती है? आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, राइट. इट इज रिगार्डेड एज अ सिस्टमैटिक एफर्ट्स टू गेन न्यू नॉलेज. हम रिसर्च करते क्यों हैं? किसी नई चीज को, किसी नए ट्रुथ को जानने के लिए, किसी जस्टिफाइड ट्रुथ को जानने के लिए. तो एक सिस्टमैटिक एफर्ट्स करते हैं. सिस्टमैटिक एफर्ट्स का मतलब होता है कि एक सिस्टमैटाइजेशन होता है हमारे हर काम में. ऐसा नहीं होता कि पहले आपने हाइपोथेसिस बना ली, बाद में आपने डाटा कलेक्ट कर लिया. मतलब चीजें बहुत सिस्टमैटिक में चलती है कि पहले आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आप अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद आप डाटा कलेक्ट करने के लिए देखते हैं क्या मेथड्स आप यूज करेंगे, फिर डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर कंक्लूजन करते हैं. तो एक कंप्लीट एक सिस्टमैटिक तरीका होता है आप हमारे रिसर्च करने का. इट मीन्स अ सर्च फॉर फैक्ट्स, आंसर्स टू क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स. दैट मीन्स कि जब आप रिसर्च करते हैं तो आप क्या देखते हैं? फैक्ट्स देखते हैं. जो क्वेश्चन जो आइडेंटिफाई आपने प्रॉब्लम की होती है अपने रिसर्च के लिए, उसके उससे रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं. वो जो हाइपोथेसिस में आपने क्वेश्चंस बनाए हैं उसके आंसर्स आप ढूंढते हैं. आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं रिसर्च में. रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे ऑफ फाइंडिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस. रिसर्च एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड और एक सिस्टमैटिक वे है कि किस तरह से आप अपने क्वेश्चंस का आंसर्स ढूंढते हैं. सिस्टमैटिक बिकॉज देयर इज अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रोसीजर्स एंड स्टेप्स विच यू विल फॉलो. जो मैंने अभी बताया आपको कि जब हम रिसर्च करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे एक प्रॉपर एक सिस्टमैटिक एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है जिसके बेसिस पे हमें चलना होता है. पर्पस क्या होता है हमारी एजुकेशनल रिसर्च का? ये हर बार मुझे पेन क्यों सिलेक्ट करना पड़ रहा है? जस्ट वेट. पर्पस हमारी एजुकेशनल रिसर्च का क्या होता है कि आइडेंटिफाई करना ट्रूथ को. मतलब जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, कई बार री रिसर्च भी आप करते हैं, तो इसलिए प्रॉपरली चीजों को आइडेंटिफाई करना. क्या मतलब अगर आप एजुकेशन रिसर्च कर रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे आपकी रिसर्च है. लोग क्यों इतना ड्रॉप आउट्स करते हैं, किस चीज का रिटेंशन है, एनरोलमेंट्स कम ज्यादा क्यों हो रहे हैं. इस बेसिस पे इन्वेंशन ऑफ न्यू टीचिंग मेथड्स. दैट मीन्स कि आप इन्वेंट कर रहे हैं. अगर हम एजुकेशनल रिसर्च की बात करें, अगर आप एजुकेशन के उस पर रिसर्च कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि ऐसे कौन से नए मेथड्स हैं जिसके बेसिस से बच्चे ज्यादा अच्छा समझ पा रहे हैं. ऐसे कौन से करिकुलम है जिसका करिकुलम का रिजल्ट ज्यादा अच्छा हमारा आ रहा है, तो हम उन करिकुलम की स्ट्रेटेजीज को अपनाएंगे. आइडेंटिफाई करना, असेस करना, आईसीटी इनेबल्ड क्लासरूम एंड टीचिंग. जैसे आप जानते हैं आजकल स्मार्ट क्लासेस होने लगी है, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना कि आईसीटी जो आपके स्कूल में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, टीचर्स को उसकी नॉलेज है कि नहीं, क्लास में वो अच्छे से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं. इससे आपकी क्लासरूम टीचिंग किस तरह से इफेक्ट है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट्स है. ऐसा तो नहीं कि टीचर्स उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो उसको वो बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं, या फिर बच्चों बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है बच्चों की लर्निंग में, बच्चा बहुत अच्छे सीख पा रहे हैं. To identify the hindrance to achieve यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. आप आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से बैरियर्स है, कौन कौन से हिंड्रेंस है हमारी एजुकेशन में, जिसकी बेसिस पे हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अचीव नहीं कर पा रहे हैं. सो दीज आर द पर्पज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च. नेक्स्ट आता है हमारा स्कोप. क्या है हमारी एजुकेशनल रिसर्च का? तो अगर हम स्कोप की बात करते हैं तो एजुकेशन जो होता है वो बहुत वास्ट और बहुत कॉम्प्लेक्स है. एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम रिसर्च करते हैं, लेकिन जो हमारा एजुकेशन का बैकग्राउंड है वो कंप्लीट एक बहुत वास्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है. जो आपकी एजुकेशनल रिसर्च होती है हमारी आर्ट ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट्स को लर्न इफेक्टिवली कराने के लिए बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है. और क्या कमियां हैं, क्या लिमिटेशंस हैं? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर. अगर कमी जो जनरली अगर देखी जाती है तो क्या होती है, जो आपका सब्जेक्ट मैटर है उसमें कुछ वो बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर है जिसके बेसिस पे आपकी रिसर्च प्रॉपर नहीं हो पा रही है. जो आपने ऑब्जर्वेशन किया, जो आपने मेजरमेंट्स ली, जो आपने ऑब्जर्वेशन किया, वो उसमें डिफिकल्टीज आपको आ रही हैं जिसकी बेसिस पे आप सही से काम नहीं कर पा रहे हैं. आप चीजों को रेप्लीकेट नहीं कर पा रहे हैं. आपने जो थ्योरी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आप निकाल रहे हैं, वो आप रेप्लीकेट नहीं कर पा रहे हैं. कंट्रोल नहीं है आपके एक्सपेरिमेंट्स पे. आपका जो मेजरमेंट आपने लिए
वो प्रॉपरली नहीं लिए, उसमें एरर्स आ रही हैं, तो इस तरह की लिमिटेशंस हमें देखने के लिए मिलती हैं। फिर आता है आपका मीनिंग एंड स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। क्या मीनिंग है, क्या स्टेप्स है साइंटिफिक मेथड के जो हम यूज करते हैं? साइंटिफिक मेथड इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय द साइंटिस्ट to study the world around them, and it can also be used to test whether any statement is accurate or not. देखिए, साइंटिफिक मेथड तो एक प्रोसेस होता है। हम जब रिसर्च करते हैं तो एक प्रॉपर सेट ऑफ प्रोसीजर्स होता है जिसके बेसिस पे हम रिसर्च करते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू टेस्ट, और हम अपनी हाइपोथेसिस जो हम बनाते हैं, जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं, उसको भी हम टेस्ट करते हैं कि हमारी एक्यूरेट होनी चाहिए, हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होनी चाहिए और हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होनी चाहिए। अब स्टेप्स की बात आती है। स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेप्स जो हम फाइंड करते हैं अपने रिसर्च में, जो हमारा एक प्रॉपर पैटर्न है कि फर्स्ट तो आपको क्या करना होता है, अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। आपको पता होना चाहिए किस प्रॉब्लम पे आप वर्क करें। फिर आप अपने फॉर्मुलेट करेंगे क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। फिर आप हाइपोथेसिस बनाएंगे। जब आपने हाइपोथेसिस बना ली, फिर आप अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कंडक्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट्स। फिर जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसको आप एनालाइज करेंगे कि वो सही है कि नहीं है। फिर आप एक कंक्लूजन बनाएंगे, उसके बाद आप अपने सुपरवाइजर के साथ रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करेंगे। तो ये एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स है जो हम अपने रिसर्च में करते हैं। साइंटिफिक थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है? साइंटिफिकली जब एक थिंकिंग प्रोसेस की बात अगर हम करते हैं तो वो क्या होगा? फर्स्ट आप क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे चीजों को। जो आपका क्वेश्चन होगा, जो आप फैक्ट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं जो आपने बनाए हैं अपने रिसर्च में, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करेंगे। आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, आप एक्सपेरिमेंट बनाएंगे, उसके बाद आपकी क्या बनती है? थ्योरी बनती है। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्स। क्या है हमारी साइंटिफिक थ्योरी में? एलिमेंट्स की बात अगर हम करते हैं तो एलिमेंट्स में फर्स्ट क्या आता है आपका? फैक्ट्स। क्या थ्योरी है, क्या कंसेप्ट आपने लिया है, किस वेरिएबल को आप अपनी रिसर्च में, अपनी स्टडी में यूज कर रहे हैं, हाइपोथेसिस आपने प्रॉपरली बनाई है कि नहीं बनाई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं हमारे साइंटिफिक थ्योरी के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका हर साल आता है नेट में, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है हमारे साइंटिफिक रिसर्च के? रेप्लिकेबल होना चाहिए आपका रिसर्च, फॉल्सिफाइबल होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, पार्सिमोनियस होना चाहिए। इनको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। रेप्लिकेबल का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आप रिजल्ट्स ऑब्टेन करें, बिल्कुल कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आपके होने चाहिए अक्रॉस स्टडीज एम्ड एट। आपका रेप्लिकेटिंग का मतलब क्या होता है कि आप ऑब्टेन करें कंसिस्टेंट रिजल्ट्स अक्रॉस स्टडीज एम्ड एट आंसरिंग द सेम साइंटिफिक क्वेश्चन के ऊपर। जब आप डिफरेंट डिफरेंट स्टडी करके अपना रिजल्ट निकालते हैं, एक नए डाटा को यूज करके आप रिजल्ट निकालते हैं, फिर आप उसको इंटर रिलेट करके देखते हैं। पार्सिमोनियस, बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। पार्सिमोनियस का मतलब क्या होता है? सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनिंग द फिनोमिना और या प्रॉब्लम जो भी अकर हुई है, जो भी प्रॉब्लम, जो भी सॉल्यूशन आप निकाल रहे हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी। जो भी आपने फाइंडिंग्स निकाली है अपनी स्टडी में, वो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट्स उनके होने चाहिए। फाल्सिफाइबल, फाल्सिफाइबल का मतलब क्या होता है? आपकी जो हाइपोथेसिस होनी चाहिए वो फाल्सिफाइबल होनी चाहिए। दैट मीन्स आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होनी चाहिए, आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होनी चाहिए। आपकी रिसर्च, आपकी स्टडी इस तरह से होनी चाहिए, तभी आपकी जो रिसर्च होगी वो सिग्निफिकेंट होगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लेसन, और इन द नेक्स्ट लेसन में मैं सी से रिलेटेड इस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगी। सो दैट्स वाई कि आपका जो रिसर्च की जो एक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। सो स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।